हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मिले हैं क्वेश्चंस करने के लिए। आज हमें करने हैं, आपकी एक्सरसाइज करनी है। और हमने जो आज एक्सरसाइज उठाई है, जो चैप्टर्स आपने पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। एंड अब हमें उसके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। राइट, नीट में स्टेट जो पीएमटी होते थे वो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस डाले हैं। आपके पास एक्सरसाइज अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर नहीं है आपके पास तो जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगी वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे क्वेश्चंस। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। उसमें है, हम सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने हैं, क्वेश्चंस कुछ तो ऐसे हैं डायरेक्टली आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। क्या है? डायरेक्ट का मतलब है आंसर एकदम टू द पॉइंट है। आंसर इज द टू द पॉइंट है, यानी कि आपको ज्यादा भटकना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने याद है, आपको लर्न है, तो ही आप उसके आंसर दे सकते हो। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं इसको सॉल्व करके देखूं या क्या हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, कुछ हमारे पास डायग्राम के थ्रू आएंगे, तो वो जब तक आपको लर्न नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे। अभी हम जो उठा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है विच रिप्रेजेंट्स मुलेरियन डक्ट इन मेल रैबिट, है ना। रैबिट के अंदर हमारे पास, आपके पास नोट्स हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या करती है। मुलेरियन डक्ट है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाती है। क्या बनाती है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाती है। एंड एक हम पढ़ा है वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट है वो क्या करती है? मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाती है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात है कि एक जो डक्ट होती है वहां पर मुलेरियन डक्ट वो फीमेल ऑर्गन्स बनाती है। वो मेल के अंदर भी होती है लेकिन रुमिनेंट फॉर्म में होती है, काफी पुअरली डेवलप्ड होती है, वहां पर उसको इनहिबिट कर दिया जाता है मेल के अंदर। वैसे ही वुल्फियन डक्ट जो होती है वो मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच रिप्रेजेंट्स मुलेरियन डक्ट इन द मेल रैबिट। इसका आंसर बच्चों आपके नोट्स में हो सकता है मिसप्रिंट है। उसका आंसर जो है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल होगा। प्रोस्टैटिक, इसका फर्स्ट का आंसर होगा 1। आंसर इज 1 प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर है, ये रिप्रेजेंट करती है मुलेरियन डक्ट इन मेल रैबिट के अंदर। मुलेरियन डक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। ठीक है ना, है वो मुलेरियन डक्ट तो वैसे तो फीमेल के अंदर बनाती है, लेकिन वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर जो है मेल के अंदर वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। नाउ अब हम इसके बाद उठाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है टेस्टीज आर परमानेंटली रिटेन्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ अगेन ये जो है आपको आता है तो ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे एलिफेंट है, वेल है, आर्मेडिलो है। ये हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो टेस्टीज हैं, वैसे तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं एक्सेप्शनली जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रिटेन्ड रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके, कुछ वो एग्जाम्पल आपको अगर याद है तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आप अपना
दिमाग नहीं लगा सकते कि इसका कॉन्सेप्ट हम लगाएं, इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है तो मूव टू द अनदर क्वेश्चंस, राइट। लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। टेस्टिस आर परमानेंटली रिटेन्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। नाउ ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ये हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल कंसेप्चुअल टाइप है। टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम एज कंपेयर्ड टू एब्डोमिनल कैविटी इज लेस बाय, हम पढ़ चुके हैं कि स्क्रॉटम जो है उसको बॉडी से बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि स्क्रॉटम आउट ऑफ द बॉडी उसकी पोजीशन क्यों है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है लो टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, लो टेम्परेचर, दैट्स वाई ये हमने पढ़ा था। अब कितना टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, बट इट्स अराउंड 2 से 2.5 डिग्री, इतना टेम्परेचर कम हो सकता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, 1 है, 5 डिग्री है, 3 डिग्री है, 10 डिग्री है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब जो इसके सबसे ज्यादा नियर बाय आंसर कौन सा है, हमें ये देखना है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही आंसर आ जाए। इसके नियर बाय आंसर कौन सा है, 2 एंड 2.5 डिग्री के आसपास कौन सा है, 3 डिग्री। तो हमें आंसर लेना है 3 डिग्री, ना कि 1 डिग्री, ना कि 5 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा थर्ड। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब हम सीधा मूव करते हैं, इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट करिए। अगर आपने अपना नोट्स पढ़े हैं, लेक्चर सुने हैं, तो आपको ये आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, that if testes of a male rabbit are not transferred from abdominal cavity to testis sac, मतलब स्क्रॉटम तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। अब आप बताइए, आप सोचिए कि क्या हो सकता है। वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके देखिए कि क्या हो सकता है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रैबिट डाइज, क्या हमने ऐसा पढ़ा था? नहीं, रैबिट मरेगा तो नहीं, वो इनफर्टाइल हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी जो है वो लूज हो जाएगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। एब्सेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स, ऐसा भी नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स तो उसके अंदर आएंगे लेकिन एब्सेंट नहीं रहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल नॉट अकर। सो अब देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पर्म विल नॉट फॉर्म। स्पर्म विल नॉट फॉर्म का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर ही अगर रिटेन रहेगा, बॉडी के अंदर ही, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर रिटेन रहेगा तो कौन सा फंक्शन अफेक्टेड रहेगा। हमने उसको किस पर्पज से बॉडी के बाहर स्क्रॉटम रखे थे, इवोल्यूशन में स्क्रॉटम है उसको बॉडी के बाहर क्यों रखा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर लो चाहिए। लेकिन अगर वो ऑलरेडी अंदर है तो इसका मतलब है टेम्परेचर हाई है, तो इसका क्या मतलब है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स स्पर्म विल नॉट फॉर्म, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन भी सही हो सकता है मैडम, है ना, लेकिन हमें यह देखना है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट एकदम पिन पॉइंट आंसर कौन दे रहा है, जिसको आप नलीफाई नहीं कर सकते, वो आंसर है। हो सकता है 60% ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, लेकिन 100% जो आंसर होगा वो ये होगा, स्पर्म विल नॉट फॉर्म, क्योंकि उसका फंक्शन ही यही है, टेस्टिस से बाहर, टेस्टिस का फंक्शन ही यही है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, है ना, लेकिन वो बॉडी के अंदर रिटेन्ड है तो फॉर्मेशन नहीं होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये कह रहा है फंक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज, फंक्शन वेरी इजी है,
एसेसरी ग्लैंड्स हैं, इनका काम क्या रहता है, सीमेन का फॉर्मेशन करना। अब आपको बताइए एज वेल एज मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखें इसमें से ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है सेक्सुअल अट्रैक्शन, नो। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एग, इसका एग के साथ कोई रोल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। यस, ये जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं टू मूवमेंट फॉर स्पर्म। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, नहीं ऐसा नहीं है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि एसिडिक नहीं होता है, बेसिक नेचर होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, टू प्रोवाइड अ मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। नाउ अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है वासा एफरेंशिया कनेक्ट द। अब आपको स्ट्रक्चर अगर याद है, अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा भी याद है, ठीक है, थोड़ा भी स्ट्रक्चर याद है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सेमिनल ये वेसाइकल्स है, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रेटा टेस्टिस है ना, जो यहाँ पर एक नेटवर्क बना रहा है। ये जितनी की जितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, अल्टीमेटली एक कॉमन जगह खुल रही हैं, उसे हम कह रहे हैं रेटा टेस्टिस कह रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि वासा एफरेंशिया कनेक्ट्स द। अब वासा एफरेंशिया क्या है, यहाँ से जो 15-20 डक्ट निकलेंगी, 15-20 डक्ट जो यहाँ से निकल रही है, हम उसको क्या कहते हैं, रेटा टेस्टिस से, वो वासा एफरेंशिया। क्या कह रहे हैं इसको, वासा एफरेंशिया कह रहे हैं। एंड दैट वासा एफरेंशिया इट इज कनेक्ट द टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अब ये किसको कनेक्ट कर रही है, देखो ये टेस्टिस को, ये वासा एफरेंशिया किसको कनेक्ट कर रही है, एक तरफ तो ये टेस्टिस है और एक ये कहाँ जाके खुल रही है, एपिडिडाइमिस में खुल रही है। ठीक है, सो बेसिकली इसे कनेक्शन किसके बीच में कर रही है, टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस के। ठीक है, तो ये अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप वहीं पर ही साइड में डायग्राम बना के देख सकते हैं कि छोटा सा डायग्राम बना के देख लिया। आपको नोटपैड आजकल तो ऑनलाइन होता है, नोटपैड तो मिलता ही है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, रफ पेपर, तो आप छोटा सा डायग्राम बना के देख सकते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो ये यहाँ जा रहा है, तो आप सीधा वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेंगे आपको एक रफ डायग्राम ऐसे बनाने में, छोटा सा। सो आगे अब आप देख लीजिए, किडनी और क्लोएका, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कुछ तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के पता चल जाता है कि ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, टेस्टिस विथ यूरिनो जेनाइटल डक्ट, नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा टेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं अटकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसके बाद वाले कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है, वीडियो देखा है और थोड़े से नोट्स पढ़े हैं, वीडियो से भी काम चल जाएगा, और नहीं देखा है और सिर्फ नोट्स पढ़े हैं तो भी काम चल जाएगा, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे अगर वहां पे कहीं आपको डाउट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो हम वो क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर कि जो कि कॉन्सेप्चुअल हो, जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर इज 19, क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 क्या कह रहा है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस ऑफ मैन। अब ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैंने उठा लिया। द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस ऑफ मैन इज, क्या हो सकता है, कोई बताएगा, बहुत सिंपल है, इट इज थर्ड। इसका आंसर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है इसका आंसर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन को कौन रिलीज करता है? अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा भी याद है तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया था कि टेस्टोस्टेरॉन मेल एंड्रोजन हार्मोन्स कौन रिलीज करता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है जिसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं। पहला है लेडिंग सेल्स, सेकेंड इज सर्टोली, थर्ड इज पिट्यूटरी, फोर्थ इज टेस्टिस। अब आप देखेंगे कि पिट्यूटरी को छोड़ के बाकी तीन ऑप्शंस आपको सही लग सकते हैं कि यार हो सकता है लेडिंग सेल भी हो, सर्टोली सेल्स भी हो, टेस्टिस भी हो, है ना भाई, टेस्टिस तो मेल ऑर्गन है तो इसी से रिलीज होना चाहिए, ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? द बेस्ट वन ऑप्शन जो एकदम एक्यूरेटली उसको बिल्कुल फिट बैठता हो उस क्वेश्चन के साथ। सो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन में लेडिंग सेल्स नहीं होता तो आप टेस्टिस आंसर कर सकते थे, लेकिन आपके पास टेस्टिस के साथ साथ आपके पास लेडिंग सेल्स वाला भी ऑप्शन आ गया है, तो आप क्या करेंगे? लेडिंग सेल्स वाला ही ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि दीज आर द सेल इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं दीज सेल्स, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, एंड दीज सेल प्रोड्यूस्ड टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे 21 क्वेश्चन जो है पिनाइल यूरिथ्रा ट्रांसफर्स थ्रू। अब जो पिनाइल यूरिथ्रा है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है पेनिस का, पिनाइल यूरिथ्रा ट्रेवर्स थ्रू, इसका ऑप्शन होगा स्पॉन्जोसियम। अब हमने देखा था उसके स्ट्रक्चर में कि ये पेनिस के स्ट्रक्चर में हमने तीन मसल्स देखी थी, तीन मसल्स में से दो मसल्स देखी थी, एक तो दो पेयर में प्रेजेंट होती है ना, कैवर्नोसा स्पॉन्जोसियम, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा एक हमने देखा था कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक हमने देखा था कॉर्पोरा स्पॉन्जेसियम। स्पॉन्जियोसम, ठीक है, तो ये हमने देखा था कैवर्नोसा जो है वो ग्लांस पेनिस से ऊपर तक ये मसल रहती है इस फॉर्म में। हमने स्ट्रक्चर पूरा देखा था, ये स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पर कैवर्नोसा है, एंड दिस इज द स्पॉन्जोसियम जो कि लास्ट तक पोर तक यूरिनल पिनाइल यूरिथ्रा तक ये वहां तक जाती है। लेकिन ये जो दो मसल्स हैं ये केवल और केवल ग्लांस पेनिस से ऊपर तक रहती हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो पिनाइल यूरिथ्रा तक कौन सी मसल होते हुए जा रही है, वो है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपसे इजीली अटेम्प्ट होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर थोड़े बहुत नाम याद हैं कि कौन सा क्या है, तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इस पे रिस्क मत उठाइए ऐसे क्वेश्चंस पे कि अगर आपको नहीं आते हैं तो इन पे रिस्क मत उठाइए जब तक की जरूरत ना हो, जब तक की जरूरत ना हो। ओके, सो अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, 19, 20, 21 and 22. Now, seminiferous tubules are composed of, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किसकी बनी हुई रहती है? जर्मिनल एपिथेलियम। हमने बात की थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, सो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। अब इसके बाद अगर हम उठाएं, 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो उसके बाद हम उठाएंगे 27th ऑफ क्वेश्चन। 27th ऑफ क्वेश्चन जो हम हैं, 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स इन रैबिट टेक प्लेस। डेवलपमेंट बात करें, इसका मतलब है मैचुरेशन की बात हो रही है। स्पर्म का जो मैचुरेशन है, अगर यहाँ से अब हम रैबिट वर्ड हटा दें तो जनरली स्पर्म का मैचुरेशन जो है वो कहाँ होता है?
एपिडिडाइमस में होता है। कहाँ हो रहा है? एपिडिडाइमस। डेवलपमेंट, मैचुरेशन कहाँ हो रहा है? एपिडिडाइमस में हो रहा है, क्योंकि यहीं से उसको एनर्जी, यहीं से वो अब ट्रैवल करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या किया जाता है? मैच्योर किया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है। सो हाईली एक्टिवेशन प्रोसेस कहे, मैचुरेशन कहे, डेवलपमेंट कहे, वो कहाँ हो रहा है? एपिडिडाइमस में हो रहा है। ठीक है, एंड मेल ह्यूमन के अंदर भी एपिडिडाइमस के अंदर ही क्या हो रहा है? मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज द 27th क्वेश्चन। स्पर्मेटिक कॉर्ड में नहीं होता, वासा एफरेंशिया में नहीं होता, टेस्टिस में नहीं होता है। सो हमें स्पेसिफिक प्लेस बतानी है, दैट इज द एपिडिडाइमस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं 28th क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रॉटल सैक्स ऑफ मैन एंड रैबिट आर कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि रैबिट हो या मैन आर कनेक्टेड, स्क्रॉटल सैक्स आर कनेक्टेड द एब्डोमिनल कैविटी वाया, कौन सा हो सकता है ऑप्शन बताइए। अब इसमें से आपको दो नाम जो हैं वो बिल्कुल रिलेटेड लग रहे होंगे, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। द फर्स्ट इज इंग्वाइनल कैनाल एंड द सेकेंड इज, जो फोर्थ ऑप्शन है, स्पर्मेटिक कैनाल। तीसरा जो ऑप्शन है वेजाइना कैविटी, वो यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं है, तो इसको तो आप बिल्कुल ही आराम से बाहर निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को तो आप बिल्कुल ही नलीफाई कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हवेर्सियन, ये नाम भी नहीं सुना है, तो इसे भी आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। तो आपने दो कौन से नाम सुने हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड द इंग्वाइनल कैनाल। बेसिकली जो वो कैनाल है एब्डोमिनल कैविटी से जोड़े रखती है स्क्रॉटल सैक को, दैट इज अ इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल जो है वो क्या है? कनेक्टेड रहती है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी गलत, सेकंड ऑप्शन भी गलत, थर्ड ऑप्शन भी गलत। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? इंग्वाइनल कैनाल। सो अब हम उठाते हैं 29th क्वेश्चन। फिर भी कहीं आपको डाउट होता है तो डाउट सेक्शन में यू कैन आस्क मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देना सीधा और मैं आंसर दे दूंगी। ठीक है, सो 29th क्या कह रहा है? ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स 83, वर्धा 2000 एंड 2002 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिप्टो आर्किडिज्म, बहुत इजी है, डायरेक्ट आंसर है। क्रिप्टो का मतलब है छुपा हुआ, हिडन। आर्किडिज्म इज अ कंडीशन ऑफ टेस्टिस, बहुत इजी है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक्स, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट आंसर ही सही है। सेकंड आंसर क्या है एक बार देख लेते हैं, हमें पढ़ लेना चाहिए। आपको लगता है कि फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, तो गलती से वहां पर उसको टिक मत कर दो, पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर भी पढ़ो, उनको पहले उनको रॉन्ग प्रूफ करो, तब आप वहां जाकर के राइट और रॉन्ग जहां पे भी आपको लगाना है निशान, जिसको जिस आंसर को जिस ऑप्शन को ऑप्ट करना है फिर कीजिए फाइनल। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि पहले ही ऑप्शन आपने देख लिया, जैसे मैंने कहा अनेबल टू डिसेंड इन द स्क्रॉटल सेक्स, ये तो मुझे तो पता है, तो मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार, लेकिन अगर ये मान लीजिए ये आंसर नहीं होता तो रॉन्ग हो जाता ना। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। सेकंड इज अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। और क्रिप्टो आर्किडिज्म में ऐसा नहीं होता है, इट इज अ कंडीशन। ठीक है, हैविंग बीन सर्जिकली रिमूव्ड, उसे हमने कुछ और नाम दिया था, वो आप रिकॉल कीजिए। ठीक है, हैविंग रिमेन्ड अनडेवलप्ड, ये कहीं पे भी फिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप इसको कह सकते हैं, फोर्थ आंसर को भी आप कह सकते हैं कि मैडम सही हो सकता है, हैविंग रिमेन्ड अनडेवलप्ड है तभी रिटेन्ड हो गया, लेकिन द वन फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट आंसर जो बिल्कुल उसको क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है आंसर, वो कौन सा है? द फर्स्ट वन आंसर। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30। नाउ in mammals the testes occur in scrotal sacs outside the viscera because of,
बहुत ही सिंपल आंसर है। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ दिख रहा है, ऑप्ट कीजिए, खुद बताइए, आप रिकॉल कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि मैमल्स के अंदर आउटसाइड द विसरा क्यों रखा जाता है? रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर और स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही सीधा सीधा आंसर है, 4th नंबर का ये जो इसका आंसर है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नो। प्रेजेंस ऑफ रेक्टम, नो। लॉन्ग वासा डिफरेंस, नो। ये कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा है कि स्क्रोटल सैक को बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड क्यों होता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चों, आगे के क्वेश्चंस हैं काफी इजी हैं। जैसे 31 क्वेश्चन अगर मैं देखें, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड। हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनिया पढ़े थे हमने, एंड दिस स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में हमने कुछ लंबी लंबी सेल्स पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। और ये जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेल्स हैं, इनको क्या नाम दिया था? सर्टोली सेल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है? इन बिटवीन, बिटवीन मतलब दो, इन सेल्स के बीच में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? जर्मिनल सेल्स, नो। एपिथेलियल सेल्स, नो। लिम्फ स्पेस, नो। तो आंसर क्या हुआ? सर्टोली सेल। सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। और ये कब आया हुआ है? CPMT जब होता था 87 में। इतने इजी क्वेश्चन आया करते थे उस समय। अब देखो बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है 33, 34, 35, 36, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 40 पे। आप इससे पहले के क्वेश्चन कीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर उठा रहे हैं 40। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वुड हैपन इफ वासा डिफरेंशिया ऑफ मैन आर कट। देखो कितना अब ये है कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको ये पता है कि वासा डिफरेंशिया का काम क्या है, तो आप इससे आंसर आप खुद निकाल सकते हो। ये कहीं पे किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा। अगर मैं कह दूं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अगर मैं कह दूं हाँ कि मैंने बॉडी से अगर हार्ट को निकाल दिया तो क्या होगा, बताओ। अब ये बताओ, ये कोई कैसे क्वेश्चन है? दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल। आपको पता है कि किस चीज का क्या फंक्शन है, अगर वो वहां से रिमूव कर दिया जाए या फिर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसका फंक्शन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पर्म्स आर नॉन न्यूक्लिएट। नहीं बैठ रहा। स्पर्म्स आर नॉन न्यूक्लिएट का क्या मतलब हुआ? ऐसा तो होगा ही नहीं, स्पर्म तो बनते हैं, नॉन न्यूक्लिएट जैसा कुछ नहीं होता। सेकेंड है स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर। ये हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर, लेकिन हम और देखते हैं आगे कि क्या आंसर हो सकता है। कोई और अच्छा आंसर देखें। सीमेन इज विदाउट स्पर्म, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वासा डिफरेंशिया जो एपिडिडाइमस से, ये एपिडिडाइमस है और यहाँ से निकलती है वासा डिफरेंशिया, निकलती है यूरेटर की तरफ जाती है। और हम ये जानते हैं कि अगर इसको हमने काट दिया तो यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके यहाँ तक जहाँ से कट किया है वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। उसके आगे नहीं जाएंगे तो इसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन तो, स्पर्म तो बन रहे हैं, यहाँ तक पहुँच भी गए, लेकिन क्या हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहे। तो इसमें देखो ये कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गए ना, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। अब ये क्या कह रहा है, स्पर्म आर नॉन मोटाइल, ऐसा भी नहीं है, नॉन मोटाइल नहीं होते तो यहाँ तक भी नहीं आते, ठीक है ना, यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एपिडिडाइमस में क्या किया था हमने,
डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट करने पर वो ट्रैवल तो कर सकता है, यहाँ तक पहुंच भी किया, लेकिन जहां से इसको काटा है अब उसके आगे नहीं जा सकता, उसके आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब अब जो आगे सीक्रेशन बनेगा, जो एसेसरी ग्लैंड्स जो सीक्रेशन रिलीज करती हैं उसके अंदर स्पर्म की प्रेजेंस नहीं होगी, यानी कि उसमें स्पर्म नहीं होगा, केवल सीक्रेशन होगा। इस सीम जिसको हम कहेंगे सीमेन इज विदाउट स्पर्म, द आंसर इज थर्ड, सीमेन इज विदाउट स्पर्म। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको ये थोड़ा भी पता है, ये सारे कनेक्ट करने पड़ते हैं लिंक, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इफ द एपिडिडाइमस इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन एज। अब बताइए, एपिडिडाइमस नहीं होगा, ठीक है, ये स्पर्म है और ये एपिडिडाइमस नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मैच्योरेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में होता है, लेकिन अगर मैंने इसको ही रिमूव कर दिया तो क्या होगा। करिए, आंसर ऑप्ट कीजिए। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, स्पर्म लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाएगी, हो सकता है, लग तो रहा है ऐसा। अर्ली क्रॉस द पाथवे, पॉसिबल भी है, हो सकता है डायरेक्ट वासा डिफरेंशिया से ही चला जाए। हमने वासा, ये तो हमने एपिडिडाइमस तो हटा दिया, अब डायरेक्ट वासा डिफरेंशिया के उसमें कांटेक्ट में है। लेकिन फंक्शनल मैच्योरेशन इज अर्ली, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अर्ली फंक्शनल कैसे हो सकता है, मैच्योरेशन कैसे होगा, क्योंकि मेन जो डेवलपिंग वाला प्रोसेस है वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में होता है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज स्पर्म विल बी इनकेपेबल ऑफ फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर यहां से देखो, अब देखो ये आंसर कितना जच रहा है, इसलिए जच रहा है कि हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है आंसर। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इसका एक्टिव होना जरूरी है। एक्टिवेशन जो है वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, तभी वो क्या कर पाएगा, वो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। सो बेसिकली इसका जो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, द स्पर्म विल बी इनकेपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब वो कैपेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस मैच्योरेशन प्रोसेस होता है वो इस एपिडिडाइमस के अंदर होता है, ठीक है ना। इसके कुछ सीक्रेशंस हैं जो कि उसके अंदर चेंजेस करते हैं, राइट, और ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 बहुत इजी है। 42 क्या कह रहा है, इन मेजॉरिटी ऑफ प्री मेच्योर बेबीज, इन मेजॉरिटी ऑफ प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं, 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है, उससे पहले 7वें 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है तो टेस्टिस इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ सिचुएटेड होगी, टेस्टिस सिचुएटेड होगी डिसेंडिंग पाथवे, उस पाथवे में सिचुएटेड होगी, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं। स्क्रोटल सैक नो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 7th 8th मंथ में ही क्या होता है, स्क्रोटम टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से ट्रैवल करके कहाँ आते हैं, स्क्रोटम में पहुंचते हैं। सो अगर उसी दौरान अगर प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो ये पूछ रहा है कि तब टेस्टिस की लोकेशन कहाँ होगी, तब टेस्टिस की लोकेशन ना तो स्क्रोटल सैक में होगी ना ही एब्डोमिनल कैविटी में होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है, डिसेंडिंग पाथवे, यानी कि रास्ते में ही होगा, वो ऑन द वे होगा, ठीक है। सो आ तो जाएगा लेकिन रास्ते में ऑन द वे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन से, आप खुद करेंगे। जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, टेस्टिस होता है। नाउ 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज्ड पर्सन, जिनकी एज हो जाती है, उनके अंदर इंग्वाइनल कैनाल बिकम्स लूज। इंग्वाइनल कैनाल कैसे हो जाती है, लूज हो जाती है, एंड सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज पुश्ड इनटू द स्क्रोटल सैक। कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो पुश्ड हो जाता है इनटू द स्क्रोटल सैक। द डिजीज इज कॉल्ड, आपने नाम सुना होगा, जैसे
इसके अंदर हम इसे कहते हैं हर्निया। हर्निया क्या है? एज्ड पर्सन के अंदर इंग्वाइनल कैनाल जो है वो लूज हो जाती है और उस वजह से कुछ इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। ये हर्निया जो है ये क्योर हो सकता है और कुछ सर्जरी प्रोसेस होता है मिनिमल और इससे ये ठीक हो जाता है हर्निया। और ये एजिंग जो एज्ड होते हैं, मेल एज्ड होते हैं, उनके अंदर ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये था हमारा 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नाउ अब हम मूव करते हैं 51। 51 क्या कह रहा है? 51 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। अब ये कह रहा है इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये टेस्टिक्यूलर है, टेस्टिस के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है रेटा टेस्टिस, सेकेंड है ट्यूबुली रेक्टाई, वासा डिफरेंशिया। अब देखो वासा डिफरेंशिया जो है वो बिल्कुल टेस्टिस से बाहर होता है। ये है टेस्टिस है और ये यहाँ पर प्रेजेंट है एपिडिडाइमस और ये पूरा है टेस्टिस। और वासा डिफरेंशिया जो है वो टेस्टिस से बाहर है, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए जाता है यूरेटर पर। तो ये क्या है? इस सिस्टम से बाहर है, इसको हम कह रहे हैं इसका पार्ट नहीं है। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं इंट्राटेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम, वासा डिफरेंस इसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। नाउ अब हम देखते हैं 52nd ऑफ क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज। अब आप मुझे बताइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? 52 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी उठाए हैं ताकि आप अटेम्प्ट कर सकें, पता चले कि आप कितने पानी में हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, टेस्टिस, बियर्ड, ओवेरी, वासा डिफरेंशिया। हमने पढ़ा था, मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर आ जाता है केवल एक जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। तो वासा डिफरेंशिया जो क्या करता है? टेस्टिस की हेल्प करता है, इसलिए वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो इसका आंसर है वासा डिफरेंस। नाउ 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। अब आप बताइए किन के अंदर होता है सीक्रेशन? ये बहुत ही इजी है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं 53 के अंदर। एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल, किसकी? एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, लिवर में ऐसा कुछ नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड में भी नहीं होता है। फ्रक्टोज अगर हम देखें, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स जब हमने पढ़े थे तो सेमिनल वेसाइकल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइकल के अंदर। तो ये किसका पार्ट है? जनरली इसमें अभी तक ये पूछा नहीं है, लेकिन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। नाउ वी मूव टू, कुछ हमने क्वेश्चंस अगेन स्किप करेंगे, वो क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ तो आप भी कीजिए। 58 क्वेश्चन जो है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। सस्टेंटिक्यूलर सेल्स को सर्टोली सेल्स कहते हैं क्योंकि वो सस्पेंडेड टाइप्स रहती है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। किसको कह रहे हैं हम? यहां पर नाम दिया हुआ है सस्टेंटिक्यूलर सेल्स, ओके। देखो इसका फर्स्ट, इसमें अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, जहां क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, जहां पर नो लिखा हुआ हो ना, ध्यान से पढ़ना कि कहीं पे नो तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार हमें 4 में से जब हमें देखना हो कि विच इज करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, है ना, बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, हम नो तो देखते ही नहीं है ना, नो को तो हम देखते ही नहीं है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि वहां पर लिखा हुआ है नो, नॉट अकर्ड।
तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द जर्मिनल एपिथेलियल सेल, बिल्कुल सही। सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में। इट इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर, बिल्कुल करेक्ट है। हमने पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ब्लड जो होता है इन हैप्लॉइड ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे क्या समझेगा, इसे समझेगा फॉरेन पार्टिकल की तरह, तो वहां पर वो बैरियर बना के रखती है सर्टोली सेल्स, ठीक है, और ब्लड यहां इसको क्रॉस नहीं करके जा सकता, दैट्स व्हाई। नाउ फोर्थ ऑप्शन, अब सारे सही है तो गलत कौन सा है, नॉट अकर्ड इन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तो होता ही नहीं है मेल्स में, एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा, तो फोर्थ क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये इसका काम नहीं है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस सर्टोली सेल। नाउ 59 क्या है, 59 क्या कह रहा है, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी, बहुत इजी है, हम तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, इन मैमल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60th क्वेश्चन, व्हाट इज द ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन हमने पढ़ी थी, कितने होते हैं 200 से 400 मिलियन, ठीक है, और ओलिगोस्पर्मी कितना होता है 20 मिलियन से भी कम। यहां पर ये आपको काउंट याद रखना पड़ेगा कि लेस देन 20 मिलियन, लेस देन 20 मिलियन से पर ml में इसका अगर काउंट कम हो तो हम उसे कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब ये होता है कम, है ना, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, ओलिगो यानी कि मॉडरेट अमाउंट है, ठीक है। तो यहां पर ये है इफ स्पर्म काउंट इज लेस देन 20 मिलियन पर ml तो हम उसे कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया, इस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। नाउ 61th क्वेश्चन, 61 क्या कह रहा है, सरकम, यहां देखो सर्कमसिशन इज द प्रोसीजर, सर्कमसिशन अब ये जो वर्ड है आप लोग के लिए हो सकता है नया हो और हो सकता है किसी को मालूम हो कि इसे क्या कहते हैं, सर्कमसिशन। तो सर्कमसिशन जो है ये एक रिलीजियस फैमिली, इसे आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसीजर है, इट इज अ प्रोसीजर, रिलीजियस प्रोसीजर है और सबका अपना अपना पर्सनल है, रिलीजियस कह सकते हैं आप इसे, रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल है एंड प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सर्कमसिशन। अब वो क्या है हमें ढूंढना है इसमें से, सो ये मैं पहले ही बता चुकी हूं ताकि आपको हिंट दे दिया है मैंने। सो कटिंग द ग्लैंड्स पेनिस, नो, रिमूवल ऑफ द होल स्किन ऑफ द पेनिस, नो, थर्ड इज रिमूवल ऑफ मूवेबल स्किन प्रीप्यूज, जिसको हम कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस पर, ग्लैंड्स पेनिस पर जो लूज स्किन होती है जो कि ग्लैंड्स पेनिस को कवर करके रखती है उसको रिमूव, जो कि मूवेबल होती है, रिमूवल ऑफ द मूवेबल स्किन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, ये प्रोसीजर है जिसमें रिमूव किया जाता है प्रीप्यूज को, उसे हम कहते हैं सर्कमसिशन प्रोसेस कहते हैं, इट इज अ रिलीजियस प्रोसीजर और रिचुअल, राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस द बॉडी पार्ट ऑफ पेनिस, नो। सो ये इसका आंसर है, थर्ड इसका आंसर है, क्या है, थर्ड ऑप्शन। नाउ अब हम मूव करते हैं, तो हम थे 73 पर, मतलब हम 73 क्वेश्चन करने वाले हैं, 73 ऑफ नंबर। ये कह रहा है डायग्राम आपको दिया है और डायग्राम को देख के आपको बताना है कि क्वेश्चंस जो हैं, डायग्राम देख के आपको ABCD नाम देने हैं ABCD को, ठीक है। अब देखो अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा भी याद है तो आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है।
इट इज अ पार्ट ऑफ, जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो है मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है छोटा सा, और उसे हमें बताना है कि ABCD क्या है। अगर आपको ए आपको दिख रहा हो तो ए मैंने बताया था ये कहां से आ रहा है, ये एपिडिडाइमस से नीचे निकल करके वासा डिफरेंस जो है वो आगे बढ़ करके टेस्टिस से बाहर निकल करके कहां जा रहा है, यूरेटर पर जाके कॉइल्ड हो रहा है। तो ये देखो ये यूरेटर पर जाके कॉइल्ड होने वाला कौन सा है, ए, और उसे हम कह रहे हैं वासा डिफरेंस। नाउ बी ऑप्शन क्या है, इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, वासा डिफरेंशिया दोनों साइड से आती हैं और उसके जस्ट नीचे जंक्शन पर प्रेजेंट है, क्या होगा, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, रिकॉल कीजिए, सेमिनल वेसाइकल इसका नाम है। सो नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन अगर आप इसको देखें ध्यान से तो जो डायग्राम है उसके अंदर आपको दिया हुआ है, ये ब्लैडर है और यहाँ पे यूरेटर है और ये यहाँ से इधर होते हुए आ रहा है और ये भी यहाँ से इधर होते हुए ये आ रहा है और ये आगे चल के नीचे जाएगा एंड यहीं पर ही प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द प्रोस्टेट। अगर ये भी पता है, दो नाम पता है, दिस इज द वासा डिफरेंशिया एंड द सी इज द प्रोस्टेट, तो आपका काम हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड जो फर्स्ट लास्ट वन है बहुत ही स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट नीचे हम उसे क्या कह रहे हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये है स्ट्रक्चर। तो हमें आपको कहीं हो सकता है डायग्राम्स किसी भी पार्ट का दे दे, जूलॉजी में, बॉटनी में आपको पार्ट्स के नाम आपको बताने होंगे, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर जो सिस्टम्स हैं, बेसिकली फिजियोलॉजी वाले जो सिस्टम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको थोड़े बहुत ऐसे दिमाग में रहने चाहिए, याद होने चाहिए कि हाँ ये कौन सा कनेक्शन कहाँ से जा रहा है, कौन सी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमें थोड़ा सा भी आइडिया रहता है। हमें अगर जितना आप डायग्राम्स को देखोगे उतना ही आपको क्या रहेगा, विजुअल जितना लोगे, जितना देखोगे उतना दिमाग में फिक्स रहेगा और याद करने में इजी रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको वो दिमाग में वही इमेज आएगी आपको कि हाँ मैंने ये डायग्राम देखा था, ऐसा ऐसा कुछ डायग्राम था और ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर था। तो आपको डायग्राम देखने से ही मात्र आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ फॉलिकल्स और एग्स इन ओवरी इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राइमरी से फिर वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन कुछ प्राइमरी फॉलिकल है ना, लेकिन उसमें से केवल एक ही मैच्योर हो पाती है और बाकी की बाकी डीजनरेट हो जाती हैं, और बाकी की जो डीजनरेट हुई हुई सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उस प्रोसेस को अट्रेशिया। क्या कहते हैं, ये नाम मैंने आपको बहुत बार नाम लिया है हमने, अट्रेशिया। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप ये आंसर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अट्रेशिया क्या है, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स और एग्स। जो फॉलिकल और एग्स का डीजनरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, अट्रेशिया, या फिर आप इसे कह सकते हैं फॉलिकल सेल्स जो कि डीजनरेट हो चुकी है। नाउ अब हम मूव करते हैं, ये था हमारा 91 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं 92 पे। 92 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल स्ट्रोमा ऑफ ओवेरीज मेड अप ऑफ। हमने पढ़ा था कि ये ओवेरी है, ओवेरी का जो ये वाला पार्ट है, पेरिफेरी वाला पार्ट है, उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने कॉर्टेक्स नाम दिया था, और जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया था, मेडुला। दिस इज मेडुला, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। और हमने कहा था कि कनेक्टिव फाइबर टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस मिडिल पार्ट पे प्रेजेंट, यानी कि मेडुला पर प्रेजेंट होते हैं।
सो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, यस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, रेटिकुलर टिश्यूज, नो हमने ऐसा कोई नाम नहीं पढ़ा था। एंड थर्ड है एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, एडिपोज जो है मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। रेटिकुलर टिश्यूज भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नन वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास आंसर है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर आंसर होगा फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर 1। सो अब हम देखते हैं 93 ऑफ क्वेश्चन 90, ये था हमारा 92, अभी जो हमने देखा 92 था, अब हम देखेंगे 93। 93 है एंडोमीट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, हम पढ़ चुके हैं एंडोमीट्रियम जो है इट इज अ लाइनिंग ऑफ, किसकी लाइनिंग है, यूट्रस की। ओके, बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम सीधा आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म में से हम क्वेश्चन उठाएंगे 111 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 111, 111, 111 क्या कह रहा है, विच सेल इंक्लूजन ऑफ द स्पर्मेटिड फॉर्म्स द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस is the process that convert the spermatid spermatid converted into sperm, ठीक है। और स्पर्मेटिड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट एक्रोसोम, उस एक्रोसोम का हम फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, कौन करता है, हमने पढ़ा था। तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन में है कि नहीं वो हम देखते हैं। सेंट्रियोल, नो सेंट्रियोल नहीं करता है। गोल्जी बॉडी, यस करता है। सो इसका आंसर क्या होगा, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर फंक्शन में कोई रोल, यहाँ पर उसको सिर्फ उसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो वो सिर्फ मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है स्पर्म के। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऐसा कोई काम नहीं करता, उसका काम है सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना। सो एक्रोसोम का फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी बेसिकली थोड़ा सा दिमाग अगर हम यहाँ लगाए, अगर नहीं भी पता हो तो एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम, ठीक है। और हम जानते हैं अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो अगर आपने गोल्जी बॉडी, गोल्जी एंड ईआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो बोथ आर द सीक्रेटरी प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, सीक्रेटरी एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, वेसिकल के फॉर्म में सीक्रेटरी एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये एंजाइम जितने भी एंजाइम्स हैं उसको रिलीज करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसी को तुक्का लगाना हो तो ऐसे लगाया जाता है तुक्का, ठीक है। हम सारे टटोल लेते हैं, हमारे पास जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम यूटिलाइज करके ऐसे कोई तुक्का लगाते हैं, ठीक है। वो भी तब जब जरूरत हो, हमारे पास क्वेश्चंस हमने कम अटेम्प्ट किए हैं तब की बात है, राइट। सो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोअन अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल। अब बताओ सेंट्रियोल से क्या बनता है, सेंट्रियोल से बनता है मिडिल पीस। सेंट्रियोल से क्या बनेगा, सेंट्रियोल जो है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, और एक्सियल फिलामेंट मिडिल पार्ट से लेकर के सेंटर, ये जो फिलामेंट है एक्सियल फिलामेंट टेल तक जाता है। कहाँ तक जाता है, टेल तक जाता है। तो ये सेंट्रियोल क्या बना रहा है, एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, मिडिल पीस। तो बेसिकली मिडिल पीस कौन बना रहा है, सेंट्रियोल की हेल्प से बन रहा है। अब हम बात करते हैं 113 क्वेश्चन। विच पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द पावर हाउस। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पर्म के अंदर जो पावर हाउस है वो कौन काम कर रहा है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस की जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की। सो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 114।
114 क्वेश्चन कह रहा है द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस ऑफ एंजाइमेटिक नेचर ऑफ स्पर्म लाइसिन इन मैमल इट इज कॉल्ड। अब देखो स्पर्म लाइसिन को हम, स्पर्म लाइसिन क्या है, एंजाइम है दैट लाइसिस द एग मेम्ब्रेन। और हमने पढ़ा था कि एग मेम्ब्रेन जो होती है, रिकॉल कर लेते हैं, जोना पेलिसिडा, एग मेम्ब्रेन, खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर जोना पेलिसिडा एंड देन कोरोना रेडिएटा। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे स्पर्म आता है, स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, स्पर्म लाइसिन अपने यहाँ पर एंजाइम रिलीज करता है और वो क्या करता है कि जो जोना पेलिसिडा, जो ये कोरोना रेडिएटा में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। वहाँ की सेल्स आपस में हाइलुरोनिक एसिड से अटैच्ड होती हैं, क्रॉस लिंक बनाती हैं एंड जब ये क्रॉस लिंक बना रही है यहाँ पर और इनको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्पर्म लाइसिन। और उसके पास कौन सा एंजाइम होता है, उसके पास एंजाइम होता है कौन सा, स्पर्म लाइसिन है। और उसके पास एंजाइम कौन सा है, उसके पास एंजाइम है स्पर्म लाइसिन के अंदर हाइलुरोनिडेज। सो ये एंजाइम जो है वो स्पर्म लाइसिन में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर देखो, द स्पर्म इज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस ऑफ एंजाइमेटिक नेचर ऑफ स्पर्म लाइसिन इन मैमल इट इज कॉल्ड हाइलुरोनिडेज। क्या है, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिक एसिड तो कहाँ होता है, इसमें एंजाइम पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम में हमेशा नाम में पीछे क्या लगा रहता है, ASE लगा रहता है। अगर आपने केमिस्ट्री में एंजाइम पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा मैम ने कि नाम के पीछे हम क्या लगा देते हैं, जो इसका फंक्शन होता है उसी सब्सटेंस के पीछे ऐसे लगा देते हैं तो वो एंजाइम कहलाता है। सो हाइलुरोनिक एसिड एंजाइम नहीं है, एंड्रोगेमोन ये भी नहीं है और गायनोगेमोन ये भी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था एंड्रोगेमोन गायनोगेमोन जो है वो हाइपोथेटिकल प्रोटीन से अभी तक इसके बारे में कोई रिसर्च, अभी तक प्रूफ रिसर्चर्स जो है वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं। सो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 114 तक। अब आप देखिए 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर आप बिना ऑप्शन देखे आप खुद को रिकॉल कीजिए, कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए तो क्या होगा, पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा, वो डिवाइड होगा एंड देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। यही प्रोसेस है ना। तो देखो यहां पर क्या है, बताओ कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। तो अगर आपको ये भी याद है तो आपको ऑप्शन पहले देखो मत, पहले रिकॉल ही कर लो और फिर देखो कि हमारा आंसर किससे मैच हो रहा है। तो हमारा मैच हो रहा है फोर्थ ऑप्शन से, तो उसका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं 125th क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, हाइलुरोनिक एसिड विच बाइंड्स, 125th क्वेश्चन है बच्चों, हाइलुरोनिक एसिड विच बाइंड्स कोरोना रेडिएटा सेल्स इज अ। हमने पढ़ा था कि हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली क्या है, हाइलुरोनिक एसिड इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इट्स अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ 126 की बात करें, 126 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं, स्पर्म कहिए या फिर स्पर्मेटोजोआ, एक ही बात है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेंगे फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सिंगल तो आप बना के देख लीजिए कि ये प्राइमरी है, इसके अंदर अभी क्या होगा, मियोसिस 1 होगा।
मियोसिस 1 से ये क्या बनाएंगी, 2 सेल बनाएगी। फिर अगेन ये ईच सेल, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कितनी बनाएंगी, ये भी अगेन 2 सेल्स बनाएंगी, एक मियोसिस 2 करेंगी, यहाँ पर हो रहा है मियोसिस 2, और अगेन ये वाली सेल भी क्या बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी और उसे हमने नाम दिया स्पर्मेटिड, है ना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 2 3 4 कितनी बन रही है, 4 स्पर्मेटोजोआई, और यही आगे चल करके किसमें कन्वर्ट होगी, स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कितने बन जाएंगे, 4 है तो 4 ही बनेंगी। तो यहाँ पर 4 सेल्स बन रही हैं। इसके आगे का क्वेश्चन 127 आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको अब खुद ही कैलकुलेट करना है। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, नाउ हमारा जो टॉपिक है oogenesis एंड टाइप्स ऑफ एग। oogenesis के अंदर हम सबसे पहले उठाते हैं 147 भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब हम उठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 148। 148 के अंदर ये क्या कह रहा है, एन एग ऑफ बर्ड वॉज कोटेड विद द वार्निश एंड देन इंक्यूबेटेड, ठीक है। हमने उसे इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया, एक टेम्परेचर मेंटेन, इंक्यूबेटेड का मतलब होता है उसे हमने एक टेम्परेचर मेंटेन, एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है। द एग डिड नॉट हैच, एग डिड नॉट हैच, क्यों, वैनिश किया एग को हमने और हमने उसे इंक्यूबेट करा, लेकिन वो फिर भी हैच नहीं हुआ। वाई, ऐसा क्यों हुआ होगा, एग को हमने वार्निश कर दिया, बाहर हमने कोटिंग कर दी, एग के चारों तरफ हमने पूरी कोटिंग कर दी, तो क्या हुआ होगा बताओ। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है कुड नॉट एक्सक्रीट एंड डाइड, एक्सक्रीट तो करा ही होगा, लेकिन ये फिट नहीं बैठ रहा आंसर। could not utilize yolk in the pressure of excess amount of nitrogenous waste, yes it could be। आगे और ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है हमें इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। died because of depleted oxygen supply, this must be true, क्योंकि अब देखो यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमने बाहर से क्या कर दी, कोटिंग कर दी। as we know that क्लीडोइक जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो शेल होती है, जो एग का जो शेल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है एंड पोरस होती है। क्या होती है, पोरस होती है। और वो पोरस किस लिए होती है, ओनली फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो अब यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं कि उसने किया क्या था। तो हमारे क्वेश्चन के बेस पर आंसर बन रहा है कि क्वेश्चन में उसने पहले बता दिया कि वार्निश किया, वार्निश करने पर हमने बता दिया कि मैंने बाहर से जो भी रास्ता था, मतलब एग का शेल को मैंने जो पोर्स थे वो मैंने ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो कौन सा फंक्शन अफेक्ट हुआ, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन नहीं गई होगी, तो ऑक्सीजन नहीं गई तो क्या चांसेस है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा एम्ब्रियो। सो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट। 3rd ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, डाइड बिकॉज ऑफ डिप्लीटेड ऑक्सीजन सप्लाई। नाउ अब हम यहां पर बात करते हैं 149th ऑफ क्वेश्चन। अब देखो 149th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 10 oogonia yield 10 प्राइमरी oocyte। देखो 10 oogonia ने 10 क्या बनाई, प्राइमरी oocyte बनाई। दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल। 10 प्राइमरी oocyte बनाई, देन हाउ मेनी ओवा प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द oogenesis। तो ये कह रहा है कि 10 तो oogonia थी और 10 ही प्राइमरी oocyte थी, इससे 10 से 10 ही प्राइमरी oocyte बनी। अब ये कह रहा है कि oogenesis पर कितने ओवा का प्रोडक्शन होगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ईच प्राइमरी फॉलिकल से हम जब लास्ट में ओव्यूलेशन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक ही ओवा रिलीज हो रहा है, एक ही ओवा जो है वो रिलीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब मियोसिस 1 हो रहा था, मियोसिस 2 हो रहा था, तब पोलार बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, पोलार बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था और वो पोलार बॉडी किसी काम की नहीं होती, ठीक है।
और जब वो किसी काम की नहीं है तो एक ही काम की चीज होती है, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मुझे याद है, आई होप कि आपको भी याद होना चाहिए कि एक प्राइमरी फॉलिकल से एक ही ओवा का प्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स 10 ही ओवा का प्रोडक्शन होना चाहिए, होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर है 10। अब हम मूव करते हैं, आइए जो आगे के क्वेश्चन है बहुत आराम से आप कर सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज, अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप ऑफ एग के बारे में, बहुत इजी क्वेश्चंस है। मेगा वेसिकल एग आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहले। ये जो हमने क्वेश्चन किया था कौन सा था, ये था 149 था लास्ट क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं 176। इससे पहले वाले क्वेश्चंस बेटा बहुत इजी है, इनको अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आते हैं, कहीं डाउट होता है तो आप डायरेक्टली डाउट सेक्शन में आके डाउट पूछ सकते हैं। अब यहां पर ये बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, 176 है ना क्वेश्चन, यस। मेगालेसिथल एग आर फाउंड इन, मेगालेसिथल, मेगालेसिथल का मतलब है क्या, हमने पढ़ा था मेगालेसिथल, मेगा मतलब पॉलीलेसिथल भी कह सकते हो आप इसे, मैक्रोलेसिथल भी कह सकते हो आप इसे, बात एक ही है। और हमने पढ़ा था कि ये वो एग्स होते हैं जिनके अंदर योक अमाउंट क्या रहता है, हाई रहता है। ऐसे कौन से हैं, वो हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, हमने पढ़ा था बर्ड्स और रेप्टाइल्स, और ये शो करता है टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन को। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स और बर्ड, फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 170 बहुत इजी है, डायरेक्ट आंसर है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा याद है तब तो हो जाएगा, और ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता इसको रटने की जरूरत है। सो आप देखो यहां पर है 191 क्वेश्चन। 191 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लीडोइक एग इज एन एडेप्शन फॉर। सो क्लीडोइक एग का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया था कि ये वो एग्स हैं जिनके ऊपर कवरिंग, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, एग के ऊपर हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंड हार्ड कवरिंग होने की वजह से इस पर बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। नाउ ये अडेप्शन है, ये अडेप्टेशन किसके लिए है, ये अडेप्टेशन किस लाइफ के लिए है, बेसिकली ये अडेप्शन है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ था तो हमने देखा था कि फिशेस से फिर क्या बने थे, फिशेस से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, देन एवीज, देन मैमल्स, उड़ने वाले, फिर बाद में आए मैमल्स। तो ये ग्रेजुअल अडेप्टेशन हुआ है कि पहले वो पानी में सर्वाइव करते थे, फिर उनको कहाँ आना था, जमीन पे आना था, ठीक है, जमीन से आने पर कुछ उड़ने वाले हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनको अडेप्टेशन, अब उनको जब सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने एग्स को, एवोल्यूशन ने क्या किया, इवोल्यूशन ने क्या किया, सरवाइव करने के लिए टेरेस्ट्रियल पर सरवाइव करने के लिए अपने एग्स के अंदर क्या क्या कुछ मॉडिफिकेशंस किए जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। सो ये मॉडिफिकेशन जो हुआ क्लीडोइक एग के फॉर्म में हुआ, उनका जो कवरिंग था एग के बाहर वो कैसा था, टफ कवरिंग था, कैल्शियम कार्बोनेट का था। सो ये किसका अडेप्टेशन है, द आंसर इज थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधा आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट, ये जितनी बार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है 203।
हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 203 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। विच टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्स एन ओवेरी आफ्टर ओव्यूलेशन। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये स्ट्रक्चर, ओवेरी का स्ट्रक्चर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि ग्राफियन फॉलिकल का बाद में क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, याद कीजिए, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम, अब उसका फेट जो डिसाइड होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वो उसका फेट डिपेंड होता है फर्टिलाइजेशन पर। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी। सो बेसिकली कार्पस ल्यूटियम जो है उसको हम सीक्रेटरी, हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन को रिलीज करती है। सो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आंसर मैंने आपको बोल ही दिया है। विच टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद बनती है। तो इसका देखो कार्पस कैलोसम नहीं हो सकता, कार्पस एल्बिकन्स भी नहीं हो सकता, कार्पस ल्यूटियम भी नहीं, कार्पस ल्यूटियम तो होगा ही, है ना, और कार्पस एस्ट्रीशिया ये तो ऑप्शन ही नहीं है। सो या तो कार्पस एल्बिकन्स या फिर ल्यूटियम, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन है थर्ड, क्योंकि कार्पस एल्बिकन्स जो है वो डीजनरेट हो जाने के बाद बनता है कार्पस ल्यूटियम के। सो कार्पस ल्यूटियम इज द आंसर, ल्यूटियम। क्या रिलीज करता है, इसको ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, रिलीज कर रहा है। सो ये देखिए, है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 203। नाउ वी मूव टू 204। अब हम मूव करेंगे 204 क्वेश्चन पे। सो विच सेट इज सिमिलर, अब हमें से ढूंढना है विच सेट इज सिमिलर। देखो विटामिन B7 जो है नियासिन, इट इज नॉट सिमिलर, विटामिन B7 नियासिन का नहीं है। अब आप इसके आंसर खुद लिखेंगे, दिस इज योर होमवर्क, आप बताएंगे, खुद के लिए करेंगे, ये मैं नहीं करूंगी, ठीक है। आप खुद बताएंगे कि बंडल ऑफ हिस, इसमें देखो आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे कि फोर्थ ऑप्शन दे बोथ आर नॉट रिलेटेड, थर्ड ऑप्शन बंडल ऑफ हिस, पेस मेकर हम इसे नहीं कहते हैं। पेस मेकर आप 11th में फिजियोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, आप बताएंगे बंडल ऑफ हिस को हम पेस मेकर नहीं कहते, हम ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, ये तो मैंने ही बता दिया ना। सीबम, सीबम जो है वो स्वेट ग्लैंड नहीं है, इसे स्वीट नहीं कहेंगे, स्वेट, ठीक है। नाउ ये भी ऑप्शन गलत है। नाउ बचता कौन है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर है इसका। नाउ वी मूव टू 211 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। सो 211 क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ओवेरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवेरी। अब देखो फिर से अगेन वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम देख रहे थे, 203 एंड 211 जो है क्वेश्चन सेम है बट लैंग्वेज चेंज है। कैसे है कि विच पार्ट ऑफ ओवेरी इन मैमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। आरपीएमटी में 2003 में आया था, और सीबीएसई वालों ने, सेंट्रल वालों ने जो कराया था वो दिया, उन्होंने 2007 में ये क्वेश्चन दिया था। सो ये इसका आंसर होगा अगेन ग्राफियन फॉलिकल। वहां पर देखो कार्पस ल्यूटियम कहा था, लेकिन यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम क्या है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम उसको ऑप्शन, अगर वो कार्पस ल्यूटियम ऑप्शन में होता तो हम, और अगर ग्राफियन फॉलिकल भी होता तो हम कार्पस ल्यूटियम को अटेम्प्ट करते, ना कि ग्राफियन फॉलिकल को, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कौन कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में केवल क्या दिया हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल को ऑप्ट करेंगे। द क्वेश्चन आंसर इज 2 करेक्ट, ठीक है। नाउ 212, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 212 क्वेश्चन। Which of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle?
Which of one of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? The first is, अब आपको देखो इसमें से ढूंढना है करेक्ट मैचिंग। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट आप खुद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंसुरेशन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमीट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड। अब मुझे ये बताइए कि ब्रेकडाउन किस लेयर का होता है? मैंसुरेशन, ड्यूरिंग द मैंसुरेशन जब मेंसेस स्टार्ट होता है यानी कि ब्लीडिंग फेज होता है, तब उस समय कौन सी लेयर शेड ऑफ होती है? क्या हमने मायोमेट्रियम का था? नो, मायोमेट्रियम इज अ मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस की सबसे इनर वाली लाइनिंग है वो क्या होती है? वो शेड ऑफ होती है। लेकिन मायोमेट्रियम क्या है? मिडिल लेयर है, ठीक है। और वो कौन सी लेयर है जो शेड ऑफ होती है? वो है एंडोमेट्रियम। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है ओव्यूलेशन, LH and FSH attain the peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। ओव्यूलेशन में अब ये कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन के अंदर शार्प फॉल हो रहा है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ऐसा प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं है ओव्यूलेशन में। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कब बन रहा है? प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है जब फॉलिकल सेल जो है, ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जब कन्वर्ट होती है कार्पस ल्यूटियम में, तब वो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करती है। और ये कब होता है? आफ्टर द ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमीट्रियम। जहां मायोमीट्रियम आ गया, रीजनरेशन, डीजनरेशन, गलत ऑप्शन। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि अब ऑप्शन फोर्थ ही बचा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही सही होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटरी फेज में होता है एंड इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जब कार्पस ल्यूटियम बन रहा होता है तो हमने देखा अभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 239 पे, क्या है? 239। 239 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 239 क्वेश्चन नंबर कह रहा है मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से ऐसे हार्मोन है जो कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुएशन के अंदर? फर्स्ट कह रहा है FSH, सेकंड कह रहा है LH, थर्ड कह रहा है FSH, LH, एस्ट्रोजन, एंड फोर्थ कह रहा है ओनली प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो बच्चों, पहले हम मूव करते हैं, सब नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है हम जानते हैं कि कार्पस ओव्यूलेशन के बाद ही होता है। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है दैट प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है मेंस्ट्रुएशन कराने में। सो यहाँ पर देखिए FSH कराता है क्या? हमने देखा था फॉलिकल को कन्वर्ट कराने के लिए FSH चाहिए, फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराने के लिए FSH चाहिए। LH किस लिए चाहिए? ओव्यूलेशन कराने के लिए चाहिए। FSH, इसका मतलब है कि ये दोनों ही हार्मोन रिक्वायर है। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दोनों ही हों, क्योंकि दोनों हम एक साथ तो ऑप्ट नहीं कर सकते, हमें कोई एक ऑप्शन चाहिए तो वो है ये। हमने वैसे ही इसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखना है, अब बचा थर्ड ऑप्शन FSH, LH दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना, इसका काम है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 239। सो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो अब हम मूव करेंगे, अब हम मूव करने वाले हैं ओव्यूलेशन। ये हमारा मेरे ख्याल से हो चुका है, नहीं अभी बाकी है। सो अब देखो 243
43 क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑप्शन इज स्टिमुलेट्स द टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेशन, नो इट इज नॉट पॉसिबल, टेस्टोस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं है, वैसे भी नहीं है क्योंकि इट इज अ मेल हार्मोन। इनहिबिट्स फर्दर ओव्यूलेशन, ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, इनहिबिट्स द फर्दर ओव्यूलेशन। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ ओवेरी, फर्स्ट को हमने रिजेक्ट कर लिया है, सेकंड हमें ठीक लग रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, लीड्स टू डीजनरेशन ऑफ ओवेरी। ओवेरी का डीजनरेशन होता है क्या, अगर ओवेरी का डीजनरेशन हो जाएगा तो फिर लाइफ टाइम में एक बार ही प्रेगनेंसी होगी, दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना, फिर जनसंख्या इतनी होती ही नहीं। सो प्रेगनेंसी जो है वो ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवेरी डिस्ट्रॉय हो जाए, ओवेरी डिस्ट्रॉय हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन इज इनहिबिट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म न्यूक्लियाई, ये तो बिल्कुल भी गलत है। प्रेगनेंसी, पहली बात प्रेगनेंसी के टाइम पर हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का रोल क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, एज वेल एज जो प्राइमरी फॉलिकल है उनको ग्राफियन में कन्वर्ट होने से रोकने का काम करता है कौन, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है ये क्या करते हैं, प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल बनने से रोकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट, और इसकी वजह से ग्राफियन नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो क्या है ये, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। सो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमें अब क्वेश्चन देखना है 275 ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अडेप्टेशन फॉर अप्रोच ऑफ स्पर्म ऑफ द एग, स्पर्म टू द एग इन मैमल्स के अंदर। सो हमें अडेप्टेशन बताने हैं कि स्पर्म जो है, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कोइंसिडेंट रैंडम प्रोसेस है। अगर हमें उस कोइंसिडेंट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म की जो सेल होती है वो बहुत ही माइन्यूट सेल्स होती हैं, उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, एग तक ट्रैवल करके जाना है, और उनका खुद का ट्रैवल भी कैसा होता है, रैंडम होता है। सो वहाँ तक स्पर्म को एग तक पहुँचने के लिए कुछ एडेप्टेशंस प्रोवाइड, कुछ उसने अडप्ट किया है, कुछ कैरेक्टर्स को अडप्ट किया है, जैसे कि इसमें अगर हम फर्स्ट वाला देखें, हमें चारों में तीनों में से देखना है कि कौन सा सही है, हमें उससे ऑप्ट करना है, अगर तीनों सही है तो ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है स्पर्म कैप्ट इनएक्टिव टिल द एजैकुलेशन। सो बेसिकली स्पर्म के अंदर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को वो तभी खर्च करना चाहेगा जब उसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करेगा, उससे पहले उसको क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इनएक्टिव रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो पहले ही अपनी एनर्जी को खर्च कर देगा तो वो आगे चल के एग तक नहीं पहुंच पाएगा। सो वहाँ पर स्पर्म को क्या रखा जाता है, इनएक्टिव रखा जाता है टिल द एजैकुलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड ऑप्शन इज सेइंग दैट, सेकंड ऑप्शन है आपके वेरी हाई नंबर ऑफ स्पर्म, तो रैंडम प्रोसेस है एंड इट इज़ अ कोइंसिडेंट प्रोसेस है, तो इसे अगर आपको कोइंसिडेंस को बढ़ाना है तो आप उसके चांसेस को इंक्रीज कैसे करेंगे, उसके नंबर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करके अगर आपने 400 मिलियन रख दे, 200 से 400 मिलियन रख दिए, तो उसमें से कुछ 100-200 ही क्या होंगे, वो पहुंच पाएंगे एग तक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये अडॉप्शन भी करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन है पेरिस्टाल्सिस ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो हेल्प करती है स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए। कैसे हेल्प करती है, वो उसको ट्रैवल में हेल्प करती है, उसके मूवमेंट में हेल्प करती है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। सो अब यहाँ पर है
ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जब तीनों ही करेक्ट हैं दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नाउ अब हमें मूव करना है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर इज 292। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म हेड एंटर्स इन द एग। क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म हेड एंटर्स इन द एग फ्रॉम मतलब कि देखो योक यहाँ प्रेजेंट है, एग मान लीजिए। सो बेसिकली जहाँ से वो एंटर करता है तो ये डिसाइडेड है कि जहाँ से भी वो एंटर करेगा उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? उस हिस्से को हम कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं? एनिमल पोल कहते हैं। और बेसिकली उसके अपोजिट वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। वैसे वेजिटल पोल हम उसे भी कह रहे हैं जहाँ पर योग प्रेजेंट है, ठीक है। अब जहाँ पे योग प्रेजेंट है वहाँ से तो स्पर्म एंटर होगा नहीं, तो जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिस एरिया में साइटोप्लाज्म की तरफ, वहाँ पर ही स्पर्म की एंट्री होगी। और मान लीजिए अगर योग नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जहाँ से भी स्पर्म एंटर करेगा उसे हम वो डिटरमाइंड हो जाती है वो प्लेस एनिमल पोल, क्योंकि यहीं पर ही क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और इस पार्ट पे ये क्या रहता है? ये योग प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे एनिमल पोल है वहाँ पे स्पर्म एंटर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एनिमल पोल। एनीवेयर नहीं होता है, कहीं से भी कर ले, वेजिटल पोल नहीं, लेटरल साइड ऑफ द एग नहीं, हमेशा एनिमल पोल से ही एंटर करेगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है, अब हम उठाएंगे क्लीवेज से उठाएंगे क्वेश्चन। सो क्लीवेज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हमें देखना है क्लीवेज से क्वेश्चन उठाने हैं। क्लीवेज जो है, क्लीवेज स्टार्ट्स इन जायगोट। क्लीवेज कब स्टार्ट होता है? जायगोट के अंदर स्टार्ट होता है, इन फैलोपियन ट्यूब। कहाँ स्टार्ट होता है क्लीवेज? हमने बात करी थी कि क्लीवेज तो कभी स्टार्ट हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या यूट्रस में होता है? यूट्रस में नहीं, यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन हो रहा है। मोरुला स्टेज में एंटर करता है यूट्रस में। वेजाइना, वेजाइना में तो कोई चांस ही नहीं है, वेजाइना से केवल ट्रैवल करके वो ओविडक्ट में जाता है। इन सर्विक्स, नो, सर्विक्स दैट इज, जो सर्विक्स है जब पार्चुरेशन होता है तो वो वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना से होकर के जो बेबी है वो डिलीवर होता है। सो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है जायगोट का। सो ये है आपका थर्ड 300 नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा। सो 300 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो रहा है? क्लीवेज स्टार्ट इन द जायगोट एंड दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। और ये कहाँ स्टार्ट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब अगर हम बात करें कि अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 306 के अंदर क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइप्स ऑफ क्लीवेज इन सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल का मतलब है कि यहाँ बीच में तो क्या प्रेजेंट है? योग प्रेजेंट है, और यहाँ पर योग प्रेजेंट है तो क्लीवेज कहाँ होगा? क्लीवेज यहाँ होगा, पेरिफेरी पर क्लीवेज होगा। और ये किन के अंदर देखने को मिलता है हमें? इंसेक्ट के अंदर। और ये हमें ऐसे देखने पे लगता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ऊपर से हमें देखने पर चारों ओर से कैसा लगता है? सुपरफिशियल टाइप। तो ये यहाँ पर हो रहा है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? सुपरफिशियल टाइप ऑफ क्लीवेज हो रहा है। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज इन सेंट्रोलेसिथल एग इज आंसर नंबर 2, यानी कि सुपरफिशियल। नाउ अब हम मूव करते हैं
313, 313 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 313। यहाँ क्या हो रहा है, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट एम्ब्रियो, ट्रू अबाउट एम्ब्रियो के बारे में बताना है। देखो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। जब क्लीवेज होता है तो हमने पढ़ा था क्लीवेज जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म है रेशियो इंक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म तो कम और न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ जाता है। सो ये ऑप्शन तो गलत है, ये कह रहा है अनचेंज रहता है, जबकि ऐसा नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। सेकंड ऑप्शन है साइज डज नॉट इंक्रीज, क्या कह रहा है, साइज, और हम ये भी देख चुके हैं कि मोरुला तक साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है, साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जैसी जायगोट वाली सेल थी, इस जायगोट वाली सेल के अंदर ही क्या हो रहे हैं, क्लीवेज हो रहे हैं, तो सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर क्या लेयर है, जोना पेलुसिडा, और ये जोना पेलुसिडा क्या करती है, ये सेल का साइज इंक्रीज नहीं होने देती है, ये मेंटेन करके रखती है, ताकि क्लीवेज जो है, क्लीवेज में आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, क्लीवेज के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाता है, उसका जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। अब उसका क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है उस साइटोप्लाज्म का, जो कि एक जायगोट के अंदर था, अब वो डिवाइड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। नाउ तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन है आपका सेकेंड नंबर, जो कि करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, देयर इज अ लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, नो, ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। द डिविजन इज लाइक मियोसिस, नो, द डिविजन इज लाइक माइटोसिस। सो मियोसिस में तो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन ओनली इन द अकर्ड इन गैमेट्स। सो यहाँ पर क्लीवेज जो है, इसका आंसर 313 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, दैट इज साइज डज नॉट इंक्रीज ऑफ एम्ब्रियो। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड गैस्ट्रुलेशन। इसके पहले और उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस है, दे आर वेरी इजी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्लीवेज बहुत अच्छे से ये टॉपिक को हमने किया है। सो अभी जो आपको क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आप भी अटेम्प्ट कीजिए, कुछ टफ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए भी छोड़े हैं, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। ओके, जनरल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे 326, क्वेश्चन नंबर 326 क्या कह रहा है, 3 germ layers are formed during the which stage of embryonic development। तो 3 germ layers are formed during the which stage of embryonic development। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार रिपीट किया है, आप खुद बता सकते हैं स्क्रीन पे देख करके, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इन एनी 2 स्टेजेस। हम जानते हैं कि गैस्ट्रुला के, मोरुला के अंदर केवल क्लीवेज हो रहा है, ब्लास्टुला के अंदर भी क्लीवेज हो रहा है, 32 सेल बन रही हैं, और अगेन जो गैस्ट्रुला है, उस गैस्ट्रुला के अंदर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, 3 germ layers का फॉर्मेशन होता है, और ये 3 germ layers क्या करती हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं, एंड दे फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट germ layers। नाउ 334 number of question, 334 question is saying आर्किन्ट्रॉन इज कैविटी इन। सो आर्किन्ट्रॉन कैविटी कौन सी है, मोरुला में कोई कैविटी नहीं है, ब्लास्टुला में जो कैविटी थी उसको हमने ब्लास्टोसील कहा था, क्या कहा था, ब्लास्टोसील कहा था, ठीक है, मोरुला में कोई भी कैविटी नहीं थी। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन के अंदर, तो गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, कब, ये ब्लास्टोसील जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू आर्किन्ट्रॉन। देखो ये दिस इज
ये जितनी भी 3 जर्म लेयर्स हैं, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म एंड दिस इज द, बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं मीजोडर्म। नाउ ये जो कैविटी है हम इसे कह रहे हैं आर्केंट्रॉन, एंड जो यहाँ पर पोर प्रेजेंट है और उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये आगे चल कर के अभी और इसमें चेंजेस होंगे। ये जो कैविटी है वो कहाँ, ये अब देखेंगे। ब्लास्टोपोर आपके इतना डिटेल में नहीं है नोट्स में, तो देखो ये आगे चल के क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये अब यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक पोर बन गया, यहाँ पे भी एक पोर बन गया। सो बेसिकली ये आगे चलकर ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है। हमें इतना नहीं जानना है, हमें बस इतना समझना है कि ये जो 3 जर्म लेयर्स बनी है, ये अब इनके अंदर सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग द मूवमेंट यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उस कैविटी को हम कहते हैं आर्केंट्रॉन कह रहे हैं। एंड इसका जो पोर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो एंट्री है यहाँ पर जो पोर हमें दिख रहा है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर कहते हैं, जो जनरली क्या बना रहा है, एनस। ब्लास्टोपोर नॉर्मली डेवलप होता है किसके अंदर, एनस के अंदर डेवलप होता है। तो ये क्या है, एनस। ये क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर एनस बनाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ बनेगा माउथ, ठीक है। तो ये है 334 के अंदर क्या कहना चाह रहा है, आर्केंट्रॉन इज अ कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। सो इसका आंसर है गैस्ट्रुला, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, चाहे तो उतार लीजिए इसको। अब हम देखेंगे 350, अगर आप क्वेश्चन देखें बहुत इजी है। 350 क्वेश्चन नंबर 350 क्वेश्चन है कि कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन डेवलपमेंट इज, क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, मोरूला बनता है, मोरूला के बाद क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन जेनेसिस, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, बट आपके इतना ही दिया हुआ है। तो अब देख लो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला, फिर सॉरी ब्लास्टुला, मोरूला के बाद क्या बन रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है, और ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनेगा। देखो मैंने भी सिली मिस्टेक कर दी, अगर किसी ने पकड़ी है तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ये है ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, ठीक है। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट जो ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज। हाँ, क्लीवेज मिस कर गए। जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जाइगोट के बाद मोरूला कैसे बन रहा है, वो क्लीवेज से बन रहा है। किससे बन रहा है, क्लीवेज यहाँ पर प्रोसेस होगा, फिर मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा एंड देन गैस्ट्रुला बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले क्लीवेज हो रहा है, नो, पहले फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर क्लीवेज, फिर मोरूला, देन ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, ठीक है। ये था आपका 350 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो द क्वेश्चन नंबर 365, क्वेश्चन नंबर 365, 365 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द यूरिन ऑफ फीमेल वुड कंटेन, क्या होगा उसके पास, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, हम पढ़ चुके हैं उसके फंक्शन में। पहला तो क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन। पहले तो ये प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज कर रहा था, कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ठीक है। एस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में रिलीज करती है, और क्या रिलीज करती है, ह्यूमन कॉरियोनिक
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज करती है एंड ये जो है यूरिन के अंदर इजीली डिटेक्ट हो जाता है, यूरिन के अंदर। और ये बेसिकली कौन रिलीज कर रहा है, उसके अंदर भी कोरियोनिक विलाई, जब प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट, कोरियोनिक, जो है HCG का रिलीज कर रही है। और यही प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए जो किट्स आते हैं उसमें यही इसके लिए एंटीबॉडी यूज़ की जाती है, जहाँ पर वो HCG को डिटेक्ट करता है। और यूरिन का भी जब टेस्ट होता है तो उसमें यही HCG को डिटेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं आपकी एक्सरसाइज। अब आपको जब भी आप ये पूरी एक्सरसाइज कीजिए, मैंने जितने क्वेश्चंस मैंने कराने थे, मुझे जो लग रहे थे वो मैंने करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, एक बार में बैठ करके 2 घंटे पढ़ करके जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उतने क्वेश्चंस को कीजिए। एंड वो क्वेश्चंस जो हैं जो गलत हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ कीजिए, फिर अपनी शीट से चेक करिए कि कौन सा आंसर मेरा गलत है। उसके बाद कोई लगता है तुम्हें डाउट है तो तुम पूछो, डाउट सेक्शन में जा करके आप पूछ सकते हैं कि मैम इसका आंसर बता दीजिए, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। सो आई होप ऐसा आप करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हम ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।